गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो गए थे। आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा। तो ये दो चैप्टर मिला के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। ईएमआई एंड एसी दोनों मिला के 7 नंबर के चैप्टर है और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है, 4 नंबर या 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बेटा देखो 7वें चैप्टर में आपने ऐसा पढ़ा था कि भाई जब किसी धारावाही चालक में या जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र पड़ा था। धारा प्रवाहित हो रही है मतलब विद्युत क्षेत्र की बात होगी। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा हमने 7वें चैप्टर 8वें चैप्टर के कॉन्सेप्ट में देखा कि धारा के कारण चुंबकत्व। अब हम उससे जस्ट उल्टा सोचेंगे कि चुंबक के कारण कोई धारा प्रेरित हो, उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक के कारण मतलब किसी चुंबक के कारण किसी चालक में धारा प्रेरित होना या विद्युत वाहक बल प्रेरित होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब वो चुंबक में परिवर्तन या चुंबकीय फ्लक्स में, जो हम बात करेंगे फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा प्रेरित करना हम सीखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा चुंबकीय फ्लक्स। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना होगा चुंबकीय फ्लक्स। और ये चुंबकीय फ्लक्स वैसे ही है जैसे आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था दूसरे चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, वैसे ही हमें चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है। सेम कॉन्सेप्ट होता है दोनों का। जैसे हम बात करें बेटा विद्युत फ्लक्स की, तो विद्युत फ्लक्स हमने ऐसा पढ़ा था कि किसी सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है। विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा दी जाती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है और उसको हम कैसे परिभाषित करते थे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या बल रेखाओं की संख्या की गणना से कितनी बल रेखाएं, जितनी बल रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी उस पृष्ठ का फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, उस पृष्ठ से उतनी ही ज्यादा ऊर्जा गुजरी होगी, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से हम चुंबकीय फ्लक्स को भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या से है, ठीक है ना। जब किसी बंद सतह से हम चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाएं कहां से मिलेंगे हमें? चुंबक से। एन से बाहर निकलती हैं, एस से आके मिलती हैं, ये हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आपको लिखनी है पहले, उसके बाद में इसका डिटेल पूरा जो भी है इसका फॉर्मूला वगैरह डिराइव करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखो बेटा, जब या ऐसे लिखो, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको φm से निर्देशित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कि कितनी बल रेखाएं उससे गुजर रही है। अगर बल रेखाएं उससे ज्यादा गुजरेंगी बंद पृष्ठ से तो वहां का फ्लक्स ज्यादा होगा, इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा, कम गुजरेंगे तो कम होगा। अब जैसे वहां पढ़ते थे कि प्रवेश करने वाली बल रेखाओं के कारण फ्लक्स ऋणात्मक, बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के कारण फ्लक्स धनात्मक होता है, ठीक है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, इसको φm से निर्देशित करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई बंद पृष्ठ है, इसको हमने क्या मान लिया कि ये बंद पृष्ठ है और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही है मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल a है। अगर इसके किसी अल्पांश की बात करें, यहाँ पे कोई अल्पांश ले लें जिसका क्षेत्रफल dA है इस दिशा में, अल्पांश का चुंबक जो क्षेत्रफल है वो dA सदिश और चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से गुजर रही है, ठीक है ना, उसमें से ऐसे पास हो रही है। इसके बीच का कोण हमने थीटा मान लिया। चुंबकीय क्षेत्र वो है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण क्या है? थीटा। यहाँ क्षेत्रफल सदिश इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड चैप्टर से आप डिस्कस करते आ रहे हैं कि खुली सतहों के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर या तल के लंबवत अंदर की ओर, जबकि केवल बंद सतहों की बात करें अपन तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो हमने क्या किया कि एक बंद पृष्ठ लिया, उसके एक छोटे से अल्पांश की बात करें जिसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा dA
इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, मतलब बल रेखाएं ऐसे पास हो रही है और एक्चुअल में चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही तो निर्देशित करती है, तो वो ऐसे पास हो रही है, बीच का कोण थीटा है। तो इस अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें, केवल इस अल्पांश से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें तो वो होगा बेटा आपका d फाई बराबर b डॉट ds। इस तरह से लिखा जाएगा, d फाई बराबर b डॉट da लिखा होगा, da दिया हुआ तो b डॉट da या ds एक ही बात है। केवल इस भाग से गुजरने वाला फ्लक्स इतना हुआ। अब ध्यान से देखो da और b के बीच का कोण थीटा है, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल d फाई लिखा जाएगा बेटा, या d फाई m भी लिख देते हैं इसको, b da cos थीटा। इस भाग से गुजरने वाला क्षेत्रफल ये हुआ, सॉरी फ्लक्स ये हुआ। अब मुझे पूरी सतह से, संपूर्ण सतह से फ्लक्स पूछा हो, संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण सतह से, भाई ये जो पूरा बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, सोच के देखो। क्या करना होगा, मुझे इससे छोटे छोटे अल्पांश लेने होंगे, सबसे फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा और सबका अदिश जोड़ कर लूंगा, या फिर ये जो सूत्र है इसका क्या कर लूंगा, समाकलन, पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन d फाई अर्थात फाई m बराबर समाकलन e या b डॉट b da cos थीटा, b da cos थीटा या b डॉट da किसके सापेक्ष कर रहे हैं, सतह के सापेक्ष, पृष्ठ के सापेक्ष, तो समाकलन a लिख देते हैं। ये संपूर्ण सतह से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। ये समीकरण संख्या 1, ये आपकी समीकरण संख्या। अब देखो 2-3 कंडीशंस पढ़ते हैं अपन, 2 कंडीशन देखो ध्यान से। जब B और DA दोनों एक ही दिशा में हो, अर्थात जो पृष्ठ ले रखा है उसका तल जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, उस स्थिति में तो मैंने बताया था कि जैसे मैं इस गेट को क्षेत्रफल सदिश मान लूं, मेरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में हो, तो इसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुआ। इसका जो तल है क्षेत्रफल सदिश जो हमने लिया है उसका तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो इससे गुजरने वाले बल रेखाएं क्या होंगी, मैक्सिमम, तो फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम। तो पहली स्थिति देखो, विशेष स्थितियों में पहली स्थिति, ऐसा कर चुके अपन पहले भी, विशेष स्थितियां। फर्स्ट देखो, जब पृष्ठ का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो ऐसा मत सोच लेना थीटा 90 डिग्री कर दो, सोच के बोलना चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। सोच के देखो कैसे, पृष्ठ का तल, ये जो गेट लिया है मैंने, इसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इसका तल ऐसे है, तो तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। परंतु अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो इसी दिशा में, क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में है, इसका मतलब D और B के बीच का कोण थीटा 0 डिग्री है। वो कंडीशन यही होगी जब तल जो है क्षेत्रफल सदिश का, तल तो ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो बीच का कोण कितना होगा, थीटा 0 डिग्री। किसके साथ है थीटा, तल के साथ नहीं है, हमेशा होता है क्षेत्रफल सदिश के साथ। ये जो थीटा होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के साथ होता है। क्षेत्रफल सदिश में चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है, तो थीटा का मान क्या लेना होगा बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री। इस केस में फ्लक्स कितना होगा, b फाई या फाई बराबर फाई m बराबर b डॉट da या b da cos थीटा का मान 0 डिग्री रख देंगे। इस केस में फ्लक्स अधिकतम हुआ, d फाई m ले लो, पृष्ठ है तो b da ऐसा लिखेंगे। इस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम, ये मान जो है वो अधिकतम होगा, अधिकतम फ्लक्स पास होगा उस स्थिति में जिसका मान ये होगा। सेकंड स्थिति, जब पृष्ठ का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, इस स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री हो। देखो कैसे, पृष्ठ का तल, ये जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने का मतलब आपने चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, या चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, तो ये जैसे पृष्ठ है आपकी, ठीक है ना, ये पृष्ठ है, इसके समांतर मतलब ऐसे हो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये पृष्ठ के समांतर, बट इसका क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे हुआ ना,
चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, बीच का कोण कितना बना 90 डिग्री। इस स्थिति में थीटा का मान क्षेत्रफल सदिश से थीटा का मान 90 डिग्री होगा और फ्लक्स कितना हो जाएगा d phi m बराबर b d a cos 90। cos 90 का मान शून्य होता है तो उस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। उस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बेटा, शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो स्थितियां पढ़ ली, इसका सूत्र पढ़ लिया। संपूर्ण के लिए समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे। अब इसका देखो विमा मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और विमा देखो बहुत आसान है। फिर इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे एक दो। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और विमा। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और विमा, ध्यान से देखो। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की बात करें, फाई एम का मात्रक, आपने सूत्र क्या लिखा, बी डी ए कॉस थीटा। ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है इसका वेबर। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। फाई ऐसा ही पद्धति में फाई एम का मात्रक वेबर होता है। याद रखना इसको, वेबर, जिसको WB से निर्देशित करेंगे। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, WB से। पिछले चैप्टर में इसके क्वेश्चन भी आ गए, वेबर। और वेबर को कैसे परिभाषित करेंगे, एक वेबर को कैसे लिखा जाएगा, देखो आपने सूत्र लिखा फाई एम बराबर BDA cos थीटा। BDA cos थीटा, cos थीटा तो मात्रक है, विमा एम राशि है। इसका मात्रक टेस्ला, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। इससे अपन इसका क्या लिख लेंगे, विमा भी लिख लेंगे। ठीक है ना, व्युत्पन्न मात्रक से विमा लिखी जा सकती है। v का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और क्षेत्रफल सदिश का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अपन मात्रक लिख सकते हैं। आपने इसी सूत्र से देखो, इसी सूत्र से पहले b का एक मात्रक लिखा था, b बराबर सूत्र हो जाएगा फाई m बटा da cos थीटा। फाई m का मात्रक वेबर, da का मात्रक मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपने 1 टेस्ला को 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ 7 चैप्टर में। इस तरह से अपन फ्लक्स का मात्रक लिख लेते हैं, विमा अपन लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके देखो क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आपके पास ये है, एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है इस दिशा में, b सदिश, जिसका मान कुछ भी ले लो, 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला। और इसमें एक कुंडली या कॉइल जो है वो इस तरह से रखी हुई है, जिसका तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री कोण पे है। ये वाला कोण 60 डिग्री है। ये थीटा जो है वो 60 डिग्री है। इससे पारित फ्लक्स पूछा गया है, इस कुंडली से पारित फ्लक्स पूछा गया है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पे है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और इसका तल ऐसे है। ये जो है तल वो चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री पे है। फ्लक्स का सूत्र क्या होना चाहिए, इसमें गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर BDA cos थीटा। फाई बराबर फाई m लिख लो या फाई लिख लो, एक ही बात है। d का मान 4 × 10⁻⁻4। इसकी त्रिज्या भी दी हुई है, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है सपोज। तो मैं इसका क्षेत्रफल पूछूं, वर्ताकार कुंडली है तो इसका क्षेत्रफल होगा πr²। कितना होगा बेटा, πr²। पाई r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे 0.05 का स्क्वायर। cos थीटा, थीटा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे 60 डिग्री करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको 60 डिग्री करते हैं, जो गलत है। 60 डिग्री गलत क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो थीटा होता है वो b और da के बीच का कोण होता है, न कि तल के साथ होता है। न कि जो भी आपका प्रश्न है उसके तल के साथ होता है। ये थीटा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। तो da जो कोण बन रहा है, जो थीटा जो कोण है, ये जो 60 डिग्री दिया हुआ वो तल के साथ है। अगर इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करोगे ना, तो इसका क्षेत्रफल सदिश या तो अपन ऐसे लेंगे इस दिशा में। अब आप क्षेत्रफल सदिश के साथ ये ऐसे रखी हुई है, कुंडली ऐसे रखी हुई, तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। तो आपका थीटा जो है ना वो ये वाला होना चाहिए, 90 - थीटा। तो ये आपका थीटा जो है इस स्थिति में 30 डिग्री ये लेना है। b की दिशा ऐसे है, da की दिशा ऐसे है। अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा या इस कुंडली के तल क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है वो ऐसे है, इस दिशा में।
तो हमारा क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो कोण बीच का कितना आएगा, 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री आएगा। और अब इसको आगे हल कर लो, ये मान cos 30 का मान √3/2 और इसको गुणा भाग कर लो, मात्रक वेबर लिख देना। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है वो कई बार होता है कि किसी सतह पर किसी क्षेत्रफल सदिश a सदिश का मान दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तथा उसी स्थान पर उसी पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है b सदिश बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k टेस्ला, और आपसे उस पृष्ठ से पारित फ्लक्स पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, φm बराबर b डॉट a, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है। b डॉट a, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i1 होता है, i डॉट j i डॉट k सब 0 होता है, तो सेम वाले मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोएफिशिएंट 2 इसका 1, तो b डॉट a का मान डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 माइनस 6 प्लस 24, कितना हो गया 26 माइनस 6 20 वेबर, आंसर फ्लक्स आ गया 20 वेबर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार छोटे क्वेश्चन जो आपने विद्युत फ्लक्स में किए थे ना, जितने भी क्वेश्चन वो सारे चुंबकीय फ्लक्स में कर सकते हो। वहां विद्युत क्षेत्र की जगह, यहाँ विद्युत क्षेत्र की जगह क्या लेना है, चुंबकीय क्षेत्र, बस इतना सा फर्क है, और बाकी वैसा का वैसे ही, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रयोग फैराडे के, ठीक है ना, फैराडे के प्रयोग करेंगे, उसके नियम पढ़ेंगे और फिर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखें अपन, तो क्वेश्चन इस तरह से, चुंबकीय फ्लक्स आपका चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में ही है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है, b सदिश बराबर वही ले लो 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और एक आयताकार कुंडली इसमें ऐसे रखी हुई है, एक आयताकार कुंडली जो है वो ऐसे रखी हुई है, और इस आयताकार कुंडली से पारित फ्लक्स पूछा गया है, जिसकी भुजा कुछ भी ले लो स्मॉल a, भुजा स्मॉल a, और आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा गया है कि इस कुंडली से पारित फ्लक्स कितना है, तो φm बराबर b a cos थीटा, b आपके पास ये रहा, a का मान कितना हो जाएगा, इस कुंडली का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a स्क्वायर, और थीटा का मान इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा, या तो तल के लंबवत बाहर की ओर या तल के लंबवत अंदर की ओर, जो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री, ba cos 90। इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही हल हो जाने चाहिए, आंसर 0। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, इसका तल जब इसके ऊपर से निकल के सारी बल रेखाएं, इसके अंदर से नहीं गुजरी, तो जब इसके ऊपर से बल रेखाएं गुजर गई, अर्थात कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है या चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समांतर है, उस स्थिति में फ्लक्स हमेशा क्या होता है बेटा, शून्य। इस टाइप से भी देखो कंफ्यूज करने वाला कोई सवाल डाल सकता है आपके लिए, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स के जैसा ही था, हमने काफी डिटेल से देख लिया, बाकी विद्युत फ्लक्स वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ हल कर सकते हैं, वैसे के वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब एक्चुअल में अपन चैप्टर पे आ रहे हैं, देखो चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे ने कोई प्रयोग करके देखे थे जिन्हें फैराडे के प्रयोग बोलते हैं, और मैंने बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण या चुंबक के कारण धारा प्रेरित होना, विद्युत धारा प्रेरित होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। फैराडे ने कुछ प्रयोग करके देखे, मैं प्रयोग लिखवाऊंगा नहीं, आपको प्रयोग समझने हैं, प्रयोग एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, प्रैक्टिकल जो है वो आपको समझने हैं। किताब से डायग्राम बना लेना, यहाँ से डायग्राम बना लेना, उनको लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझना है। तो फैराडे ने 3 प्रयोग करे, फैराडे जो था ना उसने 3 प्रयोग करे थे। फैराडे के प्रयोग वो किससे संबंधित थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रयोग। प्रथम प्रयोग, फर्स्ट प्रयोग देखो, फर्स्ट प्रयोग में उसने क्या किया था, एक कुंडली ली थी और उस कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। कुंडली को किससे जोड़ा, धारामापी से, और धारामापी का प्लस माइनस जैसा भी अपन ने जोड़ा हुआ है ऐसे। ये कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n हो, ठीक है।
अब उसने क्या किया, फैराडे ने पहला प्रयोग में इस तरह से कुंडली ली और कुंडली के दोनों सिरों से अपन ने क्या जोड़ दिया, एक धारा मापी। धारा मापी का काम क्या होगा बेटा, धारा का विक्षोभ पता करना। अगर मैं देखूं इस स्थिति में कोई विक्षोभ होगा नहीं, अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। फैराडे ने पहले प्रयोग में कुछ किया, कुंडली ली, उसने गैल्वेनोमीटर जोड़ा और देखा कि कोई विक्षोभ नहीं। परंतु जैसे ही वो एक चुंबक, क्षण चुंबक इसके पास में लाता है और यहां लाके रख देता है थोड़ी देर के लिए, तो उसने देखा कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। परंतु अगर वो एन सिरे को इसके पास में लाता है, एन सिरे को v वेग से गति कराते हुए इसके पास में लाता है, तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हुआ। मान लो कि इस दिशा में हुआ या फिर इस दिशा में हुआ। धारा ऐसे बह रही है, धारा अगर ऐसे बह रही है तो इसका मतलब विक्षोभ इस तरफ हुआ, और धारा विपरीत होगी तो विक्षेप विपरीत दिशा में। तो प्रथम प्रयोग में क्या किया था फैराडे ने, एक कुंडली को गैल्वेनोमीटर धारामापी से जोड़कर उसके पास में, कुंडली के पास में एक क्षण चुंबक का एन सिरा पास लाता है। वो पास लाते ही देखा कि कुंडली में विक्षेप, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। दूसरी स्थिति में फिर वो एन को दूर लेके गया तो उसने देखा कि विक्षेप विपरीत दिशा में हुआ। इसका मतलब धारा की दिशा, जो प्रेरित धारा हुई उत्पन्न हुई होगी, उसकी धारा विपरीत हो गई। तो जब वो एन को पास लाता है या दूर ले जाता है तो विक्षेप पाता है, और दोनों स्थितियों में विक्षेप विपरीत दिशा में आता है। पास लाने पे सपोज ऐसे आया तो दूर ले जाने में विक्षोभ इस दिशा में है। तो ऐसा कौन सा जादू हुआ, जबकि इसको वो कोई टच नहीं करा रहा, चुंबक को यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई परिपथ नहीं है, कोई विद्युत परिपथ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। केवल एन, एक क्षण चुंबक का एन सिरा इसके पास लाने या दूर ले जाने से इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई धारा प्रेरित हो रही है। धारा प्रेरित होने से पहले कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। विद्युत वाहक बल समझ रहे हो, वोल्टता ई, कोई सेल की जो ई होती है ना विद्युत वाहक बल, वो इसके अंदर प्रेरित हुआ है। प्रेरण का मतलब हुआ बिना टच कराए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब बिना टच कराए विद्युत धारा उत्पन्न कर ली हमने। तो जब एन को पास लाया, दूर ले गया, तब उसने ये स्थिति देखी। तीसरी अगली स्थिति में उसने क्या किया कि वो इसको यहाँ पे लाके स्थिर रख देता है फिर, ठीक है, न गति पास ला रहा है न दूर ले जा रहा है। तो उस स्थिति में देखा कि इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब हो क्या है, जनरली सोचो कि अगर वो एन को पास ला रहा है, दूर ले जा रहा है, तो उस स्थिति में एक कंडीशन हो रही है कि हमें पता है कि एन से बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे एन से बल रेखाएं इस तरह से गुजरती है जो एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी, ठीक है ना। हमें ऐसे दिखानी है जो एक दूसरे को नहीं काटती। इस तरह से उसने बल रेखाएं देखी होंगी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब इसको स्थिर रखता है तो जितनी बल रेखाएं यहाँ से गुजरी होंगी या इसके अंदर से गुजर रही है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बल रेखाओं की संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा, सारी की सारी गुजर रही है या कुछ गुजर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु पास लाने और दूर ले जाने से बल रेखाओं की संख्या में चेंज हुआ। बल रेखाओं की संख्या में चेंज हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी चेंज हुआ। जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो फ्लक्स भी बदलता है। आपको ये फॉर्मूला जो है ना फाई एम वाला, V A cos थीटा, ये रटना है। किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स को हम तीन तरह से बदल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन करके, कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके और थीटा के मान में चेंज करके। तो इस स्थिति में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कुंडली से संबद्ध, वो किसकी वजह से हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन से। जब पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, दूर लेके जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो B कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है, कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे फैराडे का प्रथम नियम बोलेंगे। आगे पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं डिस्कस किया। तो पहला प्रयोग समझ में आ गया। पहले प्रयोग में एक क्षण चुंबक का एन सिरा कुंडली के पास में लाता है, विक्षोभ देखा, एक दिशा में हुआ, दूर लेके जाता है तो विपरीत दिशा में विक्षेप हुआ, अर्थात कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा, जिसके कारण अगर परिपथ बंद है तो धारा प्रेरित धारा इसमें प्रवाहित करती है, कैपिटल आई, जिसकी वजह से इसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह आपका प्रथम प्रयोग था, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। तो आपको लॉजिक आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रेरित हो रहा है। सेकंड प्रयोग में उसने क्या किया, इस क्षण चुंबक की बजाय उसने कुंडली ले ली, दूसरी कुंडली ले ली, और उस कुंडली को एक बैटरी से जोड़ दिया। उस कुंडली को किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो दूसरे प्रयोग में देखो ध्यान से क्या किया उसने, पहले तो एक पहली कुंडली ली,
और उसको आपने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर प्लस माइनस इस तरह से। दूसरी स्थिति में भी वो एक कुंडली ले लेता है, दूसरी स्थिति में भी वो क्या ले लेता है, कुंडली, और इसको एक बैटरी से जोड़ता है, वो इसको एक सेल से जोड़ता है जिसका ईएमएफ ई है। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे इसमें आई धारा प्रवाहित होगी ऐसे, ठीक है ना, इस दिशा में। तो हमने ऐसा सीखा है बेटा 7 चैप्टर में कि जब किसी कुंडली, या जैसे परिणालिका का केस यही था, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी एक्स के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कुंडली में फेरों की संख्या n, हम एक्स में चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं उसके बायो-सावर्ट के नियम से, ठीक है, एम्पियर के नियम से हमने परिणालिका पढ़ ली है। तो ये केस तो 7वें चैप्टर का हुआ कि जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है या धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इसकी एक्स के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है, और कुंडलियां, दोनों कुंडलियां हमने ऐसे रखी है कि दोनों की एक्स कॉमन हो। तो जब इस कुंडली की एक्स के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होगा, कुंडली के एक्स के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे मान लो ऐसे इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, जैसे इसमें हमने धारा प्रवाहित करी और इस कुंडली को मैं पास लाऊं या दूर लेके जाऊं, उस स्थिति में B का मान चेंज होगा चुंबकीय क्षेत्र का। सेकंड वाली जो कुंडली है उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी और विक्षेप उत्पन्न होगा, फिर इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो मतलब आपने सेकंड प्रयोग में क्या किया, फैराडे ने कुछ नहीं किया, उसको चुंबक नहीं मिला, उसको छड़ चुंबक नहीं मिला, उसको 2 कुंडलियां दे दी गई और एक उसको बैटरी मिल गई, एक धारामापी ले दिया। फिर भी उसने ये प्रयोग करके देखा वैसे के वैसे ही, जो पहले प्रयोग के निष्कर्ष निकले थे ना वो दूसरे प्रयोग में वैसे ही निकले। दूसरे प्रयोग में इसको पहली कुंडली बोल दिया, इसको दूसरी कुंडली बोल दिया, दूसरी कुंडली से एक सेल जुड़ा हुआ है, विद्युत वाहक बल ई, पहली कुंडली से धारामापी जुड़ी हुई है और धारा प्रवाहित करके इसमें जब ये कुंडली को पास लाता है तो इसमें विक्षोभ मान लो इस दिशा में मिला, जब दूर लेके गया तो विक्षोभ दूसरी दिशा में मिला। इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे इस कुंडली में धारा प्रवाहित की होगी तो कुंडली की अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, पक्का ही 7वें चैप्टर से हम सीख के आगे। तो जब इस कुंडली की अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और पास लाएंगे, दूर लेके जाएंगे, पास लाने से फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई, दूर ले जाने से फ्लक्स के मान में कमी हुई, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो कुंडली, प्राथमिक जो पहली कुंडली है उसके विद्युत वाहक, उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ तो प्रेरित धारा, जब परिपथ बंद हो गया तो धारा प्रेरित हुई और धारा प्रवाहित हुई जिससे इसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ। ये दूसरा प्रयोग था। और तीसरे प्रयोग में बताया क्या कर रहा है वो, तीसरे प्रयोग में पास भी नहीं ला रहा, दूर भी नहीं ले जा रहा। दूसरा और तीसरा प्रयोग सेम ही है। यहां उसने कुंजी जोड़ दी, यहां उसने कुंजी जोड़ दी के अब इस कुंजी से उसने देखा कि अब इसको पास दूर नहीं ले जा रहा, इसको ऑन ऑफ कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, ऑन किया विक्षोभ मिला, ऑफ किया फिर विपरीत दिशा में विक्षोभ मिला। अगर वो कंटिन्यूअस ऑन करता है तो विक्षोभ नहीं मिला, या कंटिन्यूअस ऑफ रखता है तो विक्षोभ नहीं मिला, कंडीशन वही हुई। तीसरा प्रयोग जो ना वो कुछ नहीं किया, कुंजी को ऑन ऑफ करके देख रहा है, ऑन ऑफ करने से विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, और अगर ऑन रखता है या ऑफ रखता है तो विक्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, कंडीशन वही हुई। ऑन करने से तुरंत चुंबकीय क्षेत्र B मान अधिकतम हुआ, फ्लक्स में मान चेंज हुआ। ऑफ थी तो चुंबकीय क्षेत्र 0 था, B का मान 0 था, फ्लक्स भी 0 था, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। भाई पहले ऑफ थी फिर ऑन किया, ऑफ थी ऑन किया, उस स्थिति में क्या हुआ, फ्लक्स 0 से अधिकतम हुआ, या ऑन थी ऑफ किया तो अधिकतम से 0 हुआ, इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ कुंडली में, जिस और धारा प्रेरित हुई जिसकी वजह से इसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ। ये फैराडे के बेटा 3 प्रयोग थे। फैराडे ने 3 प्रयोग करके देखे थे, जिनकी सहायता से आगे उसने फिर फैराडे के 2 नियम और फिर लेंज का नियम हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। तीनों प्रयोग आपको नोटबुक में डायग्राम बना के लिखने हैं समझने के लिए, और उसके अलावा जो मैंने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया है उसको अच्छे से समझ के लिखना है पूरा, क्योंकि ये आपके चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की है। अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स दिमाग में रहेगा तभी हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे, तभी हम चुंबकीय कारण विद्युत धारा प्रेरित कर पाएंगे। पूरा चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट होगा कि फ्लक्स को हम कैसे चेंज करेंगे। फ्लक्स को हम 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। तो फैराडे ने तो जो तीनों प्रयोग किए थे उसमें B को चेंज किया, कई बार कुंडली का क्षेत्रफल चेंज करके, कई बार थीटा का मान चेंज करके भी अपन फ्लक्स में चेंज करेंगे, विद्युत वाहक बल प्रेरित करेंगे, धारा प्रेरित होगी।
ठीक है ना, इस तरह से हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।